नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को किया भंग। हार के बावजूद अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दिया है इस्तीफा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल आज हो रहा है खत्म। बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी। कई आरोपी हिरासत में, मेन शूटर की तलाश तेज। भाजपा ने हत्या को बताया सुनियोजित साजिश। भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की गाथा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे। भारतीय सेना ने कहा अगली बार केवल जवाब नहीं, पूरा युद्ध क्षेत्र तय करेगा भारत। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार। 32 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 15 और जेडीयू से 13 मंत्रियों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह, सामान्य प्रशासन। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री, विजय सिन्हा बनाए गए कृषि मंत्री। तमिलनाडु में सियासी अनिश्चितता के बीच बहुमत जुटाने में जुटी टीवीके। विजय ने फिर की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल ने कहा सरकार गठन के लिए आवश्यक बहुमत का है अभाव। भारत ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी, सिंधु जल संधि और आतंकवाद के मुद्दे पर दोहराया कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा अवैध रूप से रह रहे लोग जाएंगे वापस। बांग्लादेश सरकार से सहयोग की उम्मीद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। यह आदेश 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। कोलकाता गैजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। ये अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का ये औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें कई जगहों से सामने आईं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने बंगाल में नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के कई नेता इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ बता रहे हैं, तो टीएमसी इसे आपसी रंजिश करार दे रही है। इस हत्या के बाद एसआईटी जांच कर रही है, तो परिवार ने अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आने के बाद से जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बंगाल में सरकार गठन से पहले हिंसा की खबरों ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या बंगाल अपने रक्त रंजित इतिहास से कभी वापस आ पाएगा। लंबे समय से की गई रेकी, चारों तरफ घेराबंदी, फर्जी नंबर प्लेट वाले निगरानी वाहन, बाइक सवार, पेशेवर शार्प शूटर और जान जाने तक तड़ातड़ गोलियां बरसाने का खूनी खेल। सुनने में किसी फिल्म के सीन की तरह लगता है, लेकिन इस हकीकत को कल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंजाम दिया गया। दरअसल कई वर्षों से चुनावी हिंसा की आग में धधक रहे पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग रहा। चुनाव और मतदान के दौरान हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाएं तो हुई, लेकिन इनमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन महीनों से दबी हिंसा की खींच जब चुनाव परिणामों के बाद बाहर निकली, तो भरे बाजार में युवा चंद्रनाथ रथ का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमलावर चंद्रनाथ के मारे जाने तक उन पर गोलियां बरसाते रहे। जुनूनी हमलावरों ने मिनट भर के भीतर एक के बाद एक 10 गोलियां मारी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले में चंद्रनाथ के कार चालक बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
दरअसल चंद्रनाथ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी हैं और उन्हें भवानीपुर चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का प्रमुख रणनीतिकार माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरी वारदात को राजनीतिक हत्या करार दिया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहता है या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहता है? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। इस शूटआउट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं सीआईडी ने भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। पुलिस की शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से इस हत्याकांड की खौफनाक और सटीक साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि हमलावरों ने बेहद पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। एक सिल्वर रंग की निशान गाड़ी दोपहर 3 बजे से ही दोहाड़िया इलाके में चंद्रनाथ राय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी एक आवासीय परिसर के पास पहुंची, पहले से खड़ी सिल्वर गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार हमलावरों का दूसरा दल गली से निकला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों की गाड़ी का चालक भी एक शार्प शूटर था, जो गाड़ी से उतरकर फायरिंग में शामिल हुआ। वारदात में इस्तेमाल निशान गाड़ी पर WB74AK2270 नंबर लिखा था, जो जांच में फर्जी पाया गया। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड को बाहरी शार्प शूटर्स ने स्थानीय बदमाशों की मदद से अंजाम दिया है। गोलियों से छलनी चंद्रनाथ की लाश देख पूरा परिवार सदमे में है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। मैं चाहती हूँ दोषियों को सजा मिले। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो। मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी साजिश, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। एसआईटी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि निशाना सिर्फ चंद्रकांत ही थे। इस वजह से चंद्रकांत की गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठे व्यक्ति मिंटू पर बदमाशों का ध्यान नहीं गया। यही मिंटू चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को गाड़ी चलाकर अस्पताल ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बिहार की राजनीति में सत्ता का नया समीकरण अब पूरी तरह आकार लेता दिख रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार ने बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। अनुभवी चेहरों के साथ नए नेताओं को मौका देकर एनडीए ने साफ संकेत दिया है कि मिशन 2029 को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तर पर नई रणनीति पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस शपथ ग्रहण को और भी राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। सीएम सम्राट चौधरी और उनकी टीम बिहार के विकास के लिए किस तरह काम करेगी, अब सभी की नजरें इस पर रहेगी। बिहार में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पहली सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने 5 दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 32 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें भाजपा के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 13, एलजेपीपी आर के कोटे से 2 और हम और आरएलएम के कोटे से एक मंत्री ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का शपथ ग्रहण इसलिए भी विशेष हो गया क्योंकि कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी हाई है। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक पीएम के स्वागत में 15 जगहों पर प्रदेश बीजेपी ने उनका अभिनंदन किया। मंत्रिमंडल में जितने लोग शपथ लिए हैं सभी योग्य है। बिहार जो विकास के पथ पे चला है,
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो हर तरह से तत्पर है। सब लोग मिलकर बिहार के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और एक युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल में जहां कई पुराने मंत्रियों को फिर से स्थान दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे लोगों को भी जगह मिली है जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए और युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। इस विस्तार में तय फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा और जदयू के साथ साथ सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सभी की निगाहें निशांत कुमार पर टिकी थीं, जिन्होंने करीब 2 महीने पहले नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनने की घोषणा के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। जो भी विश्वास किया है जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर, ये जो दायित्व दिया है, मैं उसे सच्चाई से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को संकल्प दिलाया है उसको सिद्धि तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेवारी है। बिहार के जनता के जनादेश का आदेश समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, इसको पूरा करना। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने पार्टी नेतृत्व का, एनडीए के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक बड़ा अमित शाह जी का आदरणीय कि बड़ा जिम्मेवारी दी है। मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। गौरतलब है कि पिछले महीने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 35 मंत्री हैं, जो अधिकतम सीमा से एक कम है। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में आज सुबह मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। सम्राट चौधरी गृह सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी संभालेंगे। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री, विजय सिन्हा कृषि मंत्री, संजय सिंह टाइगर उच्च शिक्षा मंत्री, मिथिलेश तिवारी शिक्षा विभाग, विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और वाणिज्य कर विभाग, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क विभाग, लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग, नीतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग, भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास विभाग, अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन एवं कौशल विकास विभाग, शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल ऊर्जा विभाग, रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रेयसी सिंह उद्योग और खेल विभाग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग दिया गया। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की शानदार जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। दिलीप सैकिया ने बताया कि इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये आयोजन असम की नई राजनीतिक पारी के आगाज का गवाह बनेगा। गौरतलब है कि सरकार गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नेता जेपी नड्डा और उप पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी गुवाहाटी 9 मई को पहुंचेंगे। फिर 10 मई को भाजपा और एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आधिकारिक तौर पर विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। वोट टेकिंग सेरेमनी 12 मई को होगा, 11 बजे होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। साथ में हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, एनडीए रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, कई सारे वरिष्ठ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व
और असम के अलग अलग क्षेत्र के जो प्रमुख हस्तियां हैं सभी के उपस्थिति में खानापाड़ा फील्ड में शपथ ग्रहण অনুষ্ঠান आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने में सक्रिय हो गई है। सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विजय ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने उन्हें बताया कि पर्याप्त संख्या बल साबित करने के बाद ही पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। इसके बाद विजय ने आज फिर राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक के बाद राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विजय ने स्वीकार किया है कि टीवीके के पास फिलहाल अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विजय सरकार गठन के प्रयासों में जुट गए हैं। हालांकि राज्यपाल ने उनसे पहले सदन में पर्याप्त समर्थन दिखाने को कहा है। इस बीच देर रात एआईएडीएमके और डीएमके के बीच संभावित समझौते की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। चर्चा है कि पलानीसामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि एमके स्टालिन की डीएमके ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्टालिन ने अपने विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि डीएमके संभावित फ्लो टेस्ट और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर करीबी नजर बनाए हुए है। केरलम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 3 सीटों पर जीत एक नई शुरुआत होगी। आगामी चुनाव में केरलम विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं तिरुवनंतपुरम के कझाकुट्टम सीट से नवनिर्वाचित विधायक वी मुरलीधरन ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि तिरुवनंतपुरम मेट्रो और उच्च न्यायालय की बेंच जैसी परियोजनाएं साकार हों। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि ये आने वाले दिनों में केरल की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। Selection is going to be a milestone, which I have been telling even during the campaign period, and it has proven to be true. Not only vote share, the number of seats. Now we have won 3 seats. That's going to be a major breakthrough in the political discourse in Kerala. Because till now the political discourse was bipolar. Now no more it will be bipolar. Because the voice of Bharatiya Janata Party, the nationalist school of thought, that will be aired, that will echo within the house as well as outside. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों पर चर्चा के बीच कांग्रेस विधायक दल सीएलपी ने एक प्रस्ताव पारित कर आलाकमान को मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। यहां पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन की उपस्थिति में यहां आयोजित सीएलपी बैठक के दौरान केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के नामों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राज्य विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन चर्चा के बीच इंदिरा भवन में बैठक बुलाई। इससे पहले आज वासनिक और माकन ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं वीएम सुधीरन, के सुधाकरन, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन के साथ चर्चा की। हालांकि ऐसी भी खबर है कि वीडी सतीशन के समर्थकों ने बैनर, कटआउट और फ्लैक्स लगाकर उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिलों से वीडी सतीशन के समर्थन में समर्थकों के जमा होने और रैलियां निकालने की खबरें सामने आई हैं।
पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए हालिया विस्फोटों के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इन धमाकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने के आरोपों के बाद पंजाब भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री के आरोपों से नाराज पंजाब भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव से मिलने पहुंचा था। हालांकि डीजीपी की व्यस्तता के कारण ये मुलाकात संभव नहीं हो सकी। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधे और गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों ने पंजाब की आपसी भाईचारे की शांति को भंग करने की कोशिश की है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बम धमाकों जैसी संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण किया है। शब्द बोले गए हैं ਉਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਮੈਂ ਟੱਟੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਿੱਲੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर देश एक बार फिर अपने सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और पराक्रम को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक बताया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आधुनिक युद्ध कला और तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में संदेश दिया कि भारत के दुश्मन कहीं भी छिप जाएं, अब वो बच नहीं सकते। सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने सोशल मीडिया की प्रोफाइल तस्वीर बदलकर भी सेनाओं के सम्मान का संदेश दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत ने आज से 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया था। भारतीय सेनाओं के इस ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के शौर्य को सलाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी डीपी को चेंज कर ऑपरेशन सिंदूर पर कर दिया है। देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी को याद करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि 1 वर्ष पूर्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इसने हमारी सशस्त्र सेनाओं की तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। साथ ही इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ते संयुक्त बल को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया। आज 1 वर्ष बाद हम आतंकवाद को पराजित करने और उसके समर्थक तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प में पहले की तरह ही दृढ़ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में इस ऑपरेशन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। अंग्रेजी और हिंदी में रिलीज की गई ये फिल्म भारत के निर्दोष लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नापाक मंसूबों और भारत के उस राष्ट्रीय संकल्प के बारे में बताती है जिसके तहत भारत ने बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के पूरी सटीकता और कुशलता के साथ जवाबी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हैं।
जिनका साहस और समर्पण राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता आ रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक ऐतिहासिक अभियान है जो हमेशा हमारे दुश्मनों को हमारे सशस्त्र बलों की अचूक प्रहार क्षमता की याद दिलाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम खरे उतरे। जो दुनिया भर में एक सहमति बन रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसमें भी हम लोग संलग्न हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरा होने पर देश ने जहां अपने जवानों के शौर्य को नमन किया, वहीं सरकार और सैन्य नेतृत्व ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति दृढ़, जिम्मेदार और निर्णायक बनी रहेगी। संदेश साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूरा होने पर गुरुवार को जयपुर में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान से जुड़े अपने अनुभव और रणनीतिक पहलुओं को साझा किया। सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता और सटीक कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया गया और इसने आधुनिक युद्ध कौशल की मिसाल स्थापित की। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, आतंकवाद के खिलाफ दिखी देश की प्रतिबद्धता, सेना, वायुसेना और नौसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, दुनिया के सामने आधुनिक युद्ध कौशल की मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को भारत की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया और कहा कि इस अभियान में सटीकता, गति और तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर underscored India's evolving whole of government approach, which played out in a clockwork fashion on the battlefield. The highest offices and ministries of the government, intelligence agencies, cyber and information operation institutions, border guarding paramilitary forces such as the BSF, all worked in concert with the armed forces to execute an operation which is now being widely acknowledged as the gold standard both militarily and strategically across the world. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इस अभियान में आधुनिक युद्ध का पूरी तरह से बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला, जहां त्वरित और सीमित दायरे में की गई सटीक कार्यवाही बेहद अहम होती है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने पहलगाम आतंकी हमले को गंभीर चुनौती बताया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना था। When our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. And when we act, there are no half measures. It is decisive, it is lethal, and it translates into Operation Sindoor. एयर मार्शल अवधेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान विशेष ध्यान इस बात पर रखा गया कि कार्रवाई सिर्फ आतंकी ढांचे तक सीमित रहे और आम नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। एयर मार्शल ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध में रणनीतिक योजना के महत्व को रेखांकित किया। वहीं भारतीय नौसेना भी समुद्री क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ तैनात थी। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद सभी जरूरी नौसैनिक संसाधनों को तैयार रखा गया था। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने भारत की स्वदेशी सैन्य क्षमता और समन्वित रक्षा तैयारी को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया। India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. The growing relevance of uncrewed and autonomous systems, as seen in the recent conflicts, reinforces the need for accelerated integration into our operational constructs. Our endeavor, therefore, remains focused
on inducting these niche capabilities and constantly reviewing our concepts of operations to remain ahead of the adversary. तीनों सेनाओं ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जिम्मेदारी, संयम और दृढ़ संकल्प के साथ आगे भी जारी रहेगी। डीडी न्यूज के लिए अक्षय डोंगरी की रिपोर्ट। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की हालिया टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों को भारत में मौजूद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी के मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से भेजे गए 2860 से अधिक नागरिकता सत्यापन मामले अभी भी बांग्लादेश के पास लंबित हैं, जिनमें कई मामले 5 साल से अधिक पुराने हैं। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है। हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन, उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने को लेकर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में स्थित ये खालिस्तानी चरमपंथी समूह न केवल भारत के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये समूह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए चरमपंथ को बढ़ावा देने और हिंसक गतिविधियों के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। Canada based Khalistani extremist groups continue to pose national security threat not only to India but also to Canada. It further highlights that such elements misuse democratic freedoms and institutions to promote extremism and raise funds that are diverted towards violent activities. India has repeatedly urged the Canadian authorities to take effective action against anti-India elements operating from its soil. This includes addressing the issue of glorification of violence, threats against diplomats and leaders, vandalism of places of worship, and attempts to promote secessionism through so-called referendums. और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। देश में श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। आज देश भर में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के बसई दारापुर स्थित ESIC अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कर इस पहल की शुरुआत की। इसका फायदा देश के 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप नई श्रम संहिताओं के तहत इस स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों को समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि स्वस्थ श्रमिक ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। हमारे देश के स्वास्थ्य पैरामीटर को भी इम्प्रूव करेगा। जब हेल्थ चेकअप हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी बीमारी सजेस्ट करी जाएगी उसका इलाज भी ESIC हॉस्पिटल में करा जाएगा। उनके लिए जो भी खर्च होगा वो भी ESIC कवरेज से ही उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, मेरा सभी श्रमिक भाई और बहनों को सादर विनंती है, अनुरोध है कि आप आइए और मोदी जी के 4 लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन में जो 40 इयर्स के अबव के सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप को सुनिश्चित करना एक गारंटी दी गई है। एक गारंटी को पूर्ण करने के लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है। सरकार की इस पहल से श्रमिक बेहद खुश हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्होंने खुशी जताई।
सरकार की पहल बहुत अच्छी है, इससे मतलब लेबरों के लिए बढ़िया है। इससे पहले आज तक इतना फ्री हेल्थ कैंप नहीं चलता था, नहीं तो काम ऐसे ही चल रहा है। जब बीमारी प्रॉब्लम होती थी तभी कुछ पता लगता था, तो ये पहले पता लग जाए इसीलिए कैंप चलाया जा रहा है। जो हमारे अंदर बीमारियां हैं हमें हमारे जांच के द्वारा हमें अनुभव हो जाएगा पहले से। हम अपना उस समय शुरुआती दौर है, हम उस समय अपना इलाज कराएंगे तो हमारा आगे जाके मेंटेन हो जाएगा हेल्थ। कैंप से फ़ायदा ये हो, अगर सर मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमें 10 साल से शुगर की बीमारी, थायराइड। हमारे अंदर अगर कोई परेशानी होगी तो उससे हमें ये जांच से पता चल जाएगा कि ये बीमारी है, उस हिसाब से हम अपनी दवा या इलाज कराएंगे। इससे पता है, सही अच्छा पता लग रहा है। इससे ब्लड में कोई दिक्कत हो तो उस चीज़ की सब पता लग जाती है। आबू धाबी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय हालात और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत और यूएई के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में एक अहम मुलाकात हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएई की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ खल्दून अल मुबारक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत यूएई साझेदारी को और गहरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत में निवेश, टेक्नोलॉजी और कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। भारत की सोच मंत्रणा कार्यक्रम में पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शेडिंग आर कॉलोनियल वेस्टिजेस लेसन्स फॉर अ विकसित भारत विषय पर अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान उन्होंने भारत की बढ़ती हुई ताकत से लेकर आर्थिक स्थिति पर अपनी बात रखी। Critical importance that we build up energy independence. And we've already done about close to 270 gigawatt of renewable energy. The Prime Minister has fixed a target of 500 gigawatt by 2030. I think we need to accelerate that. More than that, we need to build up storage both for electricity and for electric mobility. We need to build up independence in semiconductor, which we are already on with under the PLI for semiconductor mission, where 12 different companies are going to manufacture in India, which is a very, very big step forward. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन अधीन से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत सूरीनाम सहयोग और संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के भारत प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से आयोजित फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया की डिकोडिंग ईयू इंडिया एफटीए बैठक में वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव दर्पण जैन ने कहा कि यूरोप और भारत के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर एकीकरण और बेहतर विनिर्माण से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप के निर्यातकों को जहां एक दूसरे के देशों में बड़ा बाजार मिलेगा, साथ ही टैक्स में भारी छूट भी मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय निर्यातक को भारतीय बाजार में कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकेंगे। 99.5% of the TV is actually trade value is getting covered. 96% of tariff lines are getting covered. So that is what India's exports will actually enjoy in EU market. And if you see EU's exports to India, 97.5%. Again, trade value is covered in that. So a significant coverage. I think most of the trade is covered. The exclusions which you see are basically agricultural products, some of the agricultural products. Industrial products mostly are covered. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डीडीए द्वारा आयोजित नियुक्ति समारोह में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। जी हां, डीडीए में अब तक का ये सबसे बड़ा भर्ती अभियान बताया जा रहा है। डीडीए में भर्ती हुए 1647 नए कर्मचारियों को उपराज्यपाल ने ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट।
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को राजधानी के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1647 नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक नियुक्ति समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले डीडीए के सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बताया। उपराज्यपाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह भी किया। Transparency, fairness, efficiency was central to the approach. The entire process was designed to uphold merit and ensure that deserving candidates are selected through a structured and a credible system. To the new members joining the Delhi Development Authority, my heartfelt congratulations. दिल्ली विकास प्राधिकरण में शामिल होने वाले नवनियुक्त कर्मियों को डीडीए के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एन सरवण कुमार ने शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं तथा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मैं अपने कार्यालय का कार्य पूर्ण वफादारी, ईमानदारी से तथा बिना किसी राग, द्वेष और पक्षपात के करूंगा। उपराज्यपाल से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले लोग काफी उत्साहित नजर आए। मुझे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के पोस्ट पे भर्ती किया गया है और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे सर हैं वो सभी से मिले और सभी से बात की अच्छे से, और हम डीडीए में मतलब आगे जो भी है कार्यरत रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। मेरी नियुक्ति जेएससी की पोस्ट पे डीडीए में हुई है। तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली साहब ने आके यहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी का बहुत बड़ा शुभारंभ किया। बहुत अच्छा लगा अपनी मेहनत के बाद जो सफलता की, सक्सेस की जो एक सेलिब्रेटिंग यहाँ की जो प्रोग्राम्स था उसको अटेंड करके। मेरे और पूरे परिवार को ही बहुत खुशी और प्राउड का मोमेंट है कि मुझे डीडीए में नियुक्ति मिली है। डीडीए दिल्ली की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। मैंने डीडीए में एज अ प्लानिंग असिस्टेंट ज्वाइन करा है और आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली और मेरे लिए। ये डीडीए द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान है। इस पहल के तहत उम्मीदवारों को प्राधिकरण के तहत 26 अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है, जिसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक कर्मचारी शामिल हैं। इससे डीडीए के मानव संसाधन को भी बढ़ावा मिला है। कर्मचारियों की संख्या भी 55% बढ़कर 3000 से 4650 हो गई है। नई दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी रेपर्टरी का वार्षिक समर थिएटर फेस्टिवल 8 मई 2026 से 14 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। 38 दिनों तक चलने वाले इस रंगोत्सव में 10 नाटकों के कुल 26 मंचन किए जाएंगे। महोत्सव का उद्घाटन रेपर्टरी की नवीन प्रस्तुति अक्स तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। ये जानकारी आज एनएसडी परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने कहा कि भारत रंग महोत्सव 2026 की सफलता के बाद ये आयोजन रंग प्रेमियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव होगा। लास्ट ईयर से हमने फिर से इसको एक 40-45 दिन का समारोह के रूप में फिर से लेके आए हैं, जिसमें 12 नाटकों का एक प्रस्तुति मतलब लोगों के सामने आएगा और सैटरडे संडेज़ में एडिशनल शोज़ होंगे। और ये जो समारोह है आपको जान के खुशी होगी, ज्ञानपीठ विजेता प्ले राइट साहित्यिक चंद्रशेखर कंबार जी के द्वारा लिखित नाटक अक्स तमाशा खेला जाएगा। इसी से ये शुरू होगा। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी स्थित बीएमवी के ऑडिटोरियम में जन समर्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, स्थानीय नागरिक एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र की डाक एवं संचार सेवाओं को आधुनिक स्वरूप मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से डाकघर का उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि विकास भी हो और विरासत भी हो, सेवा भाव भी हो और आधुनिकता भी हो। इंडिया पोस्ट का नया अवतार जनता के लिए समर्पित, वैसे ही भारत में हमारा डाक विभाग कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अंतर्राज्यीय अवैध गोला बारूद तस्करी मामले में कुख्यात तस्कर परवेज आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ था। NIA ने पटना स्थित विशेष अदालत में परवेज आलम के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 8 आरोपी फरवरी में चार्जशीट होने के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। परवेज आलम के खिलाफ वर्ष 2013 से कई हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं। ये मामला पिछले साल जुलाई में बिहार पुलिस ने दर्ज किया था, जब भारी मात्रा में अवैध गोला बारूद बरामद हुआ था। अगस्त 2025 में जांच अपने हाथ में लेने के बाद NIA ने खुलासा किया कि ये गिरोह 3 स्तरों पर काम कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी की है। ये पूरी कार्रवाई सनटेक्स सिटी प्रोजेक्ट में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। जांच एजेंसी ने अजय सहगल, ABS टाउनशिप्स, एल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन समेत उनसे जुड़ी 12 लोकेशनों पर दबिश दी है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने गमाडा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से CLU लाइसेंस हासिल किए और आम जनता की गाढ़ी कमाई को हड़प लिया। इस मामले में नितिन गोहल का नाम भी प्रमुखता से उभर रहा है, जो कथित तौर पर इन बिल्डरों और रसूखदार राजनीतिक चेहरों के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। गोहल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी फीस की चोरी कराने और प्रोजेक्ट को राजनीतिक संरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ED की इस कार्रवाई ने अब पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि जांच की आंच अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबियों तक पहुंचती दिख रही है। आगरा में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में पुलिस और UP ATS की कार्रवाई लगातार जारी है। संयुक्त टीम ने दिल्ली और राजस्थान से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवतियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। इस मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में परवेज अख्तर, जतिन कपूर, तलमीज उर रहमान और हसन मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क दिल्ली के बटला हाउस और शाहीन बाग तक फैला हुआ था। पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ऑपरेशन अस्मिता जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके अंतर्गत आगरा पुलिस ने जो धर्मांतरण के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा किया था, उस रैकेट में 4 अन्य लोगों को, उससे जुड़े हुए 4 अन्य लोग जो कि दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और चूंकि यह एक्सपर्ट है डिजिटल दुनिया में, तो डिजिटल दुनिया में ये यंगस्टर जो लड़के लड़कियां हैं, उनको इस्लाम की ओर प्रेरित करता है धर्म परिवर्तन के लिए, और रिलीजियस कन्वर्जन में यह काफ़ी सक्रिय है। फाइनेंशियल इन लोगों के द्वारा मदद की जाती थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, उनको दिल्ली में कहाँ रोकना है, उनको सिम मोबाइल दिया जाता था, और गलत तरीके से लड़कों को नाम बता करके लड़कियों का या लड़कों को ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर है। यहाँ BSF ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के आरोप में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सरूपे का तला इलाके से आरोपी भारत में दाखिल हुआ था। सूचना मिलने के बाद BSF ने उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की और बाद में धनाऊ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के मुताबिक पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान
आवेश खान के रूप में हुई है। फिलहाल विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो किन कारणों से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को झुकाने में कामयाब हो गए हैं और ईरान के साथ जल्द कोई समझौता हो सकता है, वहीं ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा और हॉर्मुज का कंट्रोल भी अपने हाथ में ही रखेगा। इसको देखते हुए इस मामले में फिर जल्द हल निकलने के दावे पर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को तैयार है। दरअसल बुधवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका और ईरान एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर सहमति के बेहद करीब हैं। ईरान अगले 48 घंटों में इस पर जवाब दे सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद है कि मध्यस्थ के जरिए आज अमेरिका को अपने रुख से अवगत करा सकता है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने साफ तौर पर कहा है कि परमाणु मुद्दे पर किसी तरह की बात नहीं की जाएगी और ईरान होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण हर हाल में अपने पास ही रखेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान होर्मुज पर नियंत्रण और प्रबंधन खो देता है तो दुश्मन तेहरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मॉडल यही है कि क्षेत्र की सुरक्षा क्षेत्रीय देश खुद संभालें। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के रुख को पीठ में छुरा घोंपना बताते हुए कहा कि वाशिंगटन ने कूटनीति की दिशा को धमकियों, दबाव और प्रतिबंधों की ओर मोड़ दिया है, जिसके चलते अमेरिका पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ 2 वार्ताएं शुरू की, लेकिन हर बार इसका जवाब हमलों से दिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को मध्यस्थ देशों के अनुरोध पर रोकने का ऐलान किया था। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने ये ऐलान किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी नेतृत्व से नाराज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर बातचीत विफल होती है तो बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। उधर इजराइल ने लेबनान पर हमले फिर से तेज कर दिए हैं। सीज़फायर होने के बाद पहली बार इजराइल ने बेरूत पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के 3 इलाकों दैर अल ज़हरानी, बफरोआ और हबूश कस्बों के लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने का आदेश दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमास ने भी अपने नेता के बेटे के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।